आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपू रवि जी, मेरे साथ यहाँ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, श्री वी मुरलीधरन जी और हमारे प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी। मैं सबसे पहले केरल कौमुदी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने द न्यू इंडिया ए न्यू केरल ये थीम पर जो परिसंवाद है उसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया है। एक्चुअल में मेरा एक छोटा सा कंप्लेन भी है कि आपने हमारा ही थीम केरल कौमुदी के थीम के नाते उठा लिया है। द न्यू इंडिया ए न्यू केरल एक कंसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना में रखा है। विकसित भारत की संकल्पना विकसित केरल से होकर जाती है। विकसित भारत का मतलब है भारत का हर राज्य अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल के साथ विकसित हो, और विकसित राज्य की कल्पना है, मतलब विकसित केरल की कल्पना है। विकसित केरल, सुरक्षित केरल और सबकी आस्थाओं का सम्मान करने वाला, आस्थाओं को सुरक्षित रखने वाला केरल। तीन पहलू, एक डेवलपमेंट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और व्यक्ति की खुद की पर्सनल माली हालत, मतलब उसकी खुद की इनकम में बढ़ोतरी करना, ये सब मिलकर विकसित केरल बनता है। विकसित केरल में हर नागरिक की सुरक्षा की भी चिंता होनी चाहिए, वो सुरक्षित केरल बनता है। और हर प्रकार के विश्वास का, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय से हो, अपने विश्वास का संरक्षण होना चाहिए, इसकी आस्था का संरक्षण होना चाहिए। ये तीन मिलाकर विकसित केरल मतलब न्यू केरल की रचना होती है। केरल कौमुदी एक प्रकार से भारत के स्थानीय भाषाओं के पत्रकारिता में एक विश्वसनीय आवाज के रूप में केरल कौमुदी उभर कर आया है। लंबे समय में आप काम करते 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 एक प्रकार से केरल की जनता की आत्मा की आवाज केरल कौमुदी बना है। और मैं मानता हूं कि ये जनता की भावना, जन संस्कृति और चेतना, ये तीनों का एक प्रकार से प्रतिरूप बना है। आज केरल कौमुदी ने द न्यू इंडिया ए न्यू केरल ये थीम जो रखा है, उसमें न्यू इंडिया की कल्पना को मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहता हूं। हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जो भारत आकांक्षी है, भविष्य की उन्मत्त भविष्य के लिए, भविष्य के प्रगति के लिए जिसके मन में होप है, ऐसा आकांक्षी भारत। एक आत्मनिर्भर भारत और एक आत्मविश्वासी भारत, ये तीन मिलकर नए भारत की कल्पना होती है। और इसके लिए भारत के हर राज्य को अपने ऑप्टिमम लेवल पर विकसित करना, ये हमारा लक्ष्य है।
हम एक ऐसी राजनीति की भी कल्पना करते हैं। पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स का इस देश में मोदी जी ने शुरुआत किया है, जो कंप्लेन की जगह कमिटमेंट में विश्वास रखता हो। कंप्लेंस होगी ही, देश कितना भी विकसित होगा, कंप्लेंस होगी, परंतु कमिटमेंट होना चाहिए कि हम हर कंप्लेन का निराकरण करेंगे और अपीजमेंट की जगह, तुष्टीकरण की जगह डेवलपमेंट कर कर किसी को अपीज न करना पड़े, ऐसी सोसाइटी की रचना में जो भरोसा करता हो। हम साइलेंस से स्ट्रेंथ की ओर जाना चाहते हैं। जो चुप बैठे हैं, दबकर बैठे हैं, उनकी ताकत इतनी हो को उनको चुप रहने की जरूरत न पड़े। हम डाउट से डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं और डिले से डिलीवरी की ओर जाना चाहते हैं। अगर इस 6 मुद्दों को हम इकट्ठा करते हैं तो आज की भारत की कल्पना, सटीक तरीके से नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। हमने विकसित केरल की कल्पना की है। केरल में ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। केरल की संस्कृति, केरल का साहित्य और केरल का एजुकेशन के प्रति लगाव, ये पूरे भारतवर्ष में केरल को टॉप का राज्य बनाता है। इसमें पूरे भारत का विश्वास है। यहां पर आयुर्वेद से लेकर आईटी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक और बैकवाटर से लेकर बौद्धिक विमर्श तक, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तक, इस सब जगह में केरल ने पूरे भारत में बेस्ट परफॉर्म किया है और केरल में ढेर सारा पोटेंशियल पड़ा है। मगर यहां पर एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, फिर एलडीएफ, यूडीएफ, ये जो क्रम चला है उसने पॉलिटिक्स में एक प्रकार की स्टैग्नेंसी, स्थगितता लाने का काम किया है। ये दोनों लोग, दोनों गठबंधन सुनिश्चित है, या तो हम करेंगे या वो करेंगे। अब केरल में अभी अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुआ उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूं, एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित केरल की कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले से, रेड फोर्ट से रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर की बात करते हैं और पावर जनरेशन की बात करने के साथ साथ प्लेनेट प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। इतनी डाइवर्स डेवलपमेंट की कल्पना शायद ही किसी नेता ने भारत में लेकर आया और एक नया आत्मविश्वास जगाने का काम किया। और इसी का परिणाम है कि हम 11 साल में आज दुनिया चकाचौंध होकर देख रही है, ऐसा भारत बना पाए हैं। मैं 2014 की बात करता हूं। 2014 में हम दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। इकोनॉमी के टेबल में हम 11th प्लेस पर थे। सिर्फ 11 वर्ष में हम 11th प्लेस से आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और आप लोग 4th लार्जेस्ट में तालियां बजाते हैं, हर्ष करते हैं, मगर 2027 दिसंबर के पहले हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग ये परसेंटेज का आधार ढूंढना बड़ा दिक्कत है, मगर किसी युवा ने ढूंढकर एक फॉर्मूला बनाया है, 610% इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। और आज दुनिया में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होते हैं, इंडिया में होते हैं।
ये बताता है कि हमने 2014 से 25 तक 11 साल में कितना अचीव किया है। हमने 11 साल में 60 करोड़ गरीबों के लिए, 60 करोड़ गरीबों के लिए उनको घर दिया, घर में गैस दिया, उनको पीने का पानी दिया, बिजली दी है, 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया है और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। तो एक प्रकार से 60 करोड़ गरीबों के जीवन में वो जो लोग 2 पीढ़ी से संघर्ष कर रहे थे जिस चीज के लिए, वो सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में समाप्त कर दिया और एक 10 साल के अंदर ही 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ, सिर्फ भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं बना, सिर्फ भारत ने हर प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम लाकर इन्वेस्टमेंट नहीं लाया है, सबसे ज्यादा FDI हम नहीं लाए, एक्सपोर्ट को अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर सिर्फ नहीं ले गए हैं, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ले जाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये भारत के कंप्लीट डेवलपमेंट का मॉडल है। हमने कई प्रकार के अनेक प्रयोग कर इसको सिद्ध किया है। आज स्पेस के अंदर भारत का दबदबा है, आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का दबदबा है, R&D के 35 सेगमेंट में से 15 सेगमेंट में हम 1 से 4 में खड़े हैं और बाकी सभी सेगमेंट में 1 to 10 है। और 10 साल पहले R&D में एक भी सेगमेंट में हम 1 से 5 में नहीं थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बताता है कि फ्यूचर भारत का है। सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करने वाला कोई एक देश बना है 10 साल में एवरेज, तो वो हमारा भारत बना है। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन का मतलब यहां बैठे हुए सारे लोग समझ रहे हैं, यहां R&D हो रहा है और फ्यूचर भारत की रजिस्टर्ड पेटेंट्स का है। वो आज पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है, इसको फील कर रही है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली बार NDA की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी, स्वाभाविक है। मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में NDA को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं, वो जंप लगाकर 22-40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, NDA के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है।
हमने देश में कई चुनाव ऐसे लड़े हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आसाम में